कैसे हो आप सब लोग? तो हम लोग बात कर रहे थे जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है बायोलॉजी का उसमें। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ लिया था पोषण किसे कहते हैं? उसके बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पोषण के अंदर मनुष्य के अंदर पोषण कैसे होता है, ठीक है? तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आधा पढ़ा था कि हाफ पार्ट पढ़ लिया था कि मनुष्य के अंदर पाचन किस प्रकार होता है। तो आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का। तो एक बार थोड़ा-सा पीछे रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि मनुष्य के अंदर पोषण पोषण जो होता है, वो कहाँ पर होता है? आहार नाल के अंदर, ठीक है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कि जो मनुष्य होते हैं, उसके अंदर पाचन कैसे होता है, ठीक है? तो क्या पढ़ रहे थे? मनुष्य में पाचन। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मनुष्य के अंदर जब भी पाचन होगा, तो वो पाचन कहाँ पर संपन्न होता है? आहार नाल के अंदर, ठीक है? और पाचन मतलब क्या होता है? सिंपल सा है, बड़ी गोलिकाओं को या फिर जटिल अणुओं को किसमें परिवर्तित करना? छोटे अणुओं में परिवर्तित करना। भोजन के जटिल अणुओं को छोटे अणु में परिवर्तित करना। मनुष्य के अंदर जो पाचन होता है, वो कहाँ पर होता है? आहार नाल के अंदर। ठीक है? और आहार नाल के मैंने आपको बताए थे 6 भाग होते हैं। कितने भाग? 6। फर्स्ट मैंने आपको बताया था माउथ, मुँह, सेकंड बताया था ग्रसिका, थर्ड बताया था आमाशय, फोर्थ बताया था छोटी आंत जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं और फिफ्थ बताया था बड़ी आंत जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं और ये कुतल, ठीक है? 6 नंबर का। तो मनुष्य के अंदर जो पाचन होगा वो इन 6 स्टेप से 6 स्टेप से होगा या फिर 6 ऑर्गन के थ्रू होगा, ठीक है? पहले भोजन कहाँ जाएगा? मुख में जाएगा, फिर ग्रसनी में जाएगा, फिर आमाशय में जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगा और फिर जाएगा बड़ी आंत के अंदर और फिर जो अपचित भोजन है वो बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है? तो ये टोटल 5 स्टेप हो गए। इसमें से फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ लिया था, ठीक है? इस फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था भोजन कहाँ पर होता है? हमारे मुख के अंदर, ठीक है? मुख के अंदर क्या होते हैं? दाँत होते हैं, जीभ होती है और लार ग्रंथि होती है। तो हम लोगों ने दाँत के बारे में पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने जीभ के बारे में पढ़ा था कि जीभ क्या कार्य करती है? जीभ करती है भोजन के स्वाद का पता लगाने का कार्य। फिर हम लोगों ने पढ़ा था लार के बारे में। लार में जो होता है क्या होती है? लार को हम थूक भी बोल सकते हैं। तो लार ग्रंथियाँ जो होती है वो क्या करती है? लार का स्त्रवण करती है और यह लार जो होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट या फिर शर्करा का क्या करता है? पाचन करता है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था ये सेकंड कौन-सा भाग? आहार नाल का द्वितीय भाग जिसे हम ग्रसनी बोलते हैं या फिर ग्रसिका बोलते हैं। ठीक है? तो ये पढ़ा था। ये क्या काम करती है? भोजन को यहाँ पर जो भोजन है उसको आमाशय में ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है? फिर हम लोगों ने पढ़ा था आहार नाल का तृतीय भाग क्या? आमाशय। मतलब ये तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है? आमाशय में हम लोगों ने पढ़ा था कि आमाशय के अंदर क्या होती है? जठर ग्रंथियाँ होती हैं। क्या होती है? जठर ग्रंथियाँ। और वो जठर ग्रंथि क्या करती है? जठर रस का स्रवण करती है। मतलब ग्रंथियाँ होती है और वो क्या करती है? जठर रस का स्रवण करती है। और उस रस में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स क्या करते हैं? भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है? अब आमाशय के अंदर कौन-कौन से एंजाइम्स होते हैं या फिर जठर रस के अंदर कौन-कौन से एंजाइम होते हैं? पहला पेप्सिन, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा आप लोगों को पता है कौन-सा होता है तीसरा? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेप्सिन की। पेप्सिन क्या काम करता है? पेप्सिन जो होता है वो क्या करता है? प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करता है? अमीनो अम्ल में। किसमें कन्वर्ट करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, ठीक है? पर इसकी एक शर्त होती है, मैंने आपको बताया था पेप्सिन कब एक्ट करेगा? जब इसे एसिडिक मीडियम मिलेगा। वो एसिडिक मीडियम कौन कंप्लीट करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। HCl क्या देगा? एसिडिक मीडियम। तब ये प्रोटीन क्या करेगा? ये डाइजेशन करेगा। ठीक है? उसके बाद में जो थर्ड एंजाइम होता है वो क्या होती है? श्लेष्मा और म्यूकस। ये जो हमारा एसिड होता है, ये क्या करता है? हमारे इस स्टमक को नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है? ये क्या करेगा? हमारे इस स्टमक को नुकसान पहुँचा देगा। अब इस आप लोगों को पता है कि एसिड क्या करता है? नुकसान पहुँचाता है, ठीक है? किसी भी ऑर्गन को। तो इसको बचाने के लिए जो इसकी आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है ना, उस पर किसकी लाइनिंग होती है?
म्यूकस की लाइनिंग होती है। किसकी लाइनिंग? म्यूकस की। ठीक है, तो आमाशय के आंतरिक स्तर पर किसकी लाइनिंग होती है? म्यूकस और श्लेष्मा की। किससे रक्षा के लिए? HCl से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा छोटी आंत के बारे में भी पढ़ा था कि छोटी आंत क्या होती है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, और इसका नाम छोटी आंत क्यों है? क्यों? क्योंकि इसका जो डायामीटर है वो कम होता है, बट इसकी लेंथ जो होती है बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है, लंबा और कुंडलित भाग। फिर मैंने आपको बताया कि शाकाहारी जीवों के अंदर छोटी आंत जो होती है क्या होती है? बड़ी होती है, और वहीं दूसरी तरफ मांसाहारी जीवों के अंदर क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, तो देखो बढ़ते हैं आगे। छोटी आंत, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको? छोटी आंत क्या होती है? छोटी आंत जिसे हम क्या बोलते हैं? क्षुद्रांश। ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। कौन सा भाग है? सबसे लंबा भाग है, और साथ में क्या है? कुंडलित भी है। ठीक है, जब इसे हम जूम करेंगे तो ये हमें छोटी आंत दिखेगी। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था छोटी आंत, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। मतलब आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है हमारी छोटी आंत। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो छोटी आंत जो है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, और साथ में कुंडलित भी। ठीक है, ये जो है ये क्या होता है? इसे कॉइल करके आपस में ऐसे कॉइल होके ये यहाँ पर रहती है। ठीक है, ये ऐसा, पर इसकी जब हम इसे खोलेंगे तो इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद में ये शाकाहारी वाला पॉइंट पढ़ा था कि ये बड़ी होती है इसमें, और मांसाहारी वाला पॉइंट उसमें छोटी होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था इसके 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। पहला होता है डुडोनियम, दूसरा होता है जुजोनियम, और तीसरा सबसे जो होता है इलियम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, तो छोटी आंत, और छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? इलियम। ठीक है, तो ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया छोटी आंत के बारे में थोड़ा सा। अब देखो ये जो छोटी आंत है, ये जो दिख रही है आपको, ये क्या है? पूरी छोटी आंत है। ठीक है, ये जो पूरा दिख रहा है ये क्या है? छोटी आंत है। पूरा ये अंदर की स्ट्रक्चर क्या है? छोटी आंत। ठीक है, अब क्या होता है इस छोटी आंत के अंदर? पहले हम लोग पढ़ लेते हैं 2 ग्रंथियों के बारे में। पहली ग्रंथि है ये यकृत। ये क्या है हमारा? लीवर, जिसे हम यकृत भी बोलते हैं या फिर लीवर बोल सकते हो। ये होता है पेनक्रियास या फिर अग्नाशय। ठीक है, ये क्या है? 2 ग्रंथियां हैं। मैंने ग्रंथियों के बारे में आपको बताया। ग्रंथियां क्या होती है? ग्रंथियां आप कोई बोल सकते हो कोई ऐसा ऑर्गन जो किसी पदार्थ का निर्माण करती है और उसका स्टोरेज करती है, और पर्टिकुलर टाइम जब उसकी जरूरत होती है तब उसका स्त्रवण करती है। ठीक है, ये भी क्या है? ग्रंथियां हैं। ठीक है, ये भी क्या करेगी? स्त्रवण करेगी, या तो एंजाइम्स का या फिर हार्मोन्स का। तो ये दोनों ग्रंथियां अपने जो सीक्रेशन होते हैं अपने स्त्रवण कहाँ पर करती है? इस इंटेस्टाइन के अंदर। मतलब इन दोनों ग्रंथियों के अंदर जितने भी एंजाइम्स, हार्मोन बनते हैं वो कहाँ पर डाल देती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? ड्यूडेनियम के अंदर डाल देती है। तो ड्यूडेनियम के अंदर हम लोग अब क्या पढ़ेंगे कि छोटी आंत के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इन दोनों ग्रंथियों के बारे में भी पढ़ेंगे कि 2 ग्रंथियां होती है जो अपने स्त्रवण किसमें डाल देती है? छोटी आंत के अंदर। ठीक है, तो पहली ग्रंथि है, तो पहले पढ़ लेते हैं। छोटी आंत में 2 ग्रंथियां अपने एंजाइम्स का स्त्रवण करती है। ठीक है, 2 ग्रंथियां कौन कौन सी है? पहली हो गई लीवर, दूसरी हो गई पेनक्रियास। ठीक है, तो ये 2 ग्रंथियां अपने स्रवण कहाँ पर डालती है? छोटी आंत के अंदर। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यकृत, लीवर के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे पेनक्रियास के बारे में। तो पहला यकृत, और दूसरा अग्नाशय जिसे हम क्या बोलते हैं? पेनक्रियास बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे अब? यकृत। यकृत क्या होता है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है,
हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। यकृत पित्त रस का स्त्रवण करती है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया लार ग्रंथि के बारे में कि लार ग्रंथि लार का स्त्रवण करती है या फिर जठर ग्रंथियां जठर रस का स्त्रवण करती है। यकृत क्या होती है? यकृत जो होता है किसका स्त्रवण करता है? पित्त रस का। किसका? पित्त रस का। यकृत किसका स्त्रवण करता है? पित्त रस का स्त्रवण करता है। अब इस पित्त रस के अंदर क्या होंगे? कुछ एंजाइम्स होंगे, ठीक है। ये हमारा यकृत है, ठीक है। ये हमारा क्या है? लीवर है। इस लीवर के अंदर क्या होता है? ये क्या होता है? हमारा गॉल ब्लैडर। ये जो ग्रीन कलर से है ना, ये क्या होता है? हमारा गॉल ब्लैडर, जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। ये पित्ताशय क्या करता है? पित्त रस का निर्माण करता है या फिर पित्त रस का स्टोरेज करता है, संग्रहण करके रखता है, ठीक है। तो यकृत क्या करता है? पित्त रस का स्त्रवण करता है। अब इस पित्त रस में क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो एक चीज देखो, पहले देखो, मैंने आपको बताया था कि आमाशय के अंदर क्या होता है? HCl प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये HCl क्या करेगा? उस फूड को क्या कर देगा? एसिडिक बना देगा। और जब वो एसिडिक बना देगा तब वो क्या हो जाएगा? प्रोटीन में उसका पाचन हो जाएगा, ठीक है। अगर एसिडिक नहीं बनेगा तो उसका पाचन नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ? ये फूड यहाँ पर पाचन तो हो गया। अब उसके बाद ये फूड कहाँ पर जाएगा? छोटी आंत के अंदर, ठीक है। इस छोटी आंत के अंदर जाएगा। अब क्या होगा? ये फूड तो एसिडिक है, बट छोटी आंत के जो एंजाइम्स है वो एसिडिक फूड के ऊपर वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो लीवर क्या करेगा? जो आमाशय से आने वाला भोजन है इसे क्या कर देगा? क्षारीय बना देगा, ठीक है। क्यों? आमाशय से आने वाला भोजन क्या है? एसिडिक है। ये भोजन कैसा है? एसिडिक, ठीक है। कौन सा भोजन है? एसिडिक। इस एसिडिक भोजन को किसमें परिवर्तित कर दिया जाएगा? क्षारीय भोजन के अंदर। कौन करेगा? पित्त रस। तो पित्त रस का पहला कार्य क्या है? पित्त रस का फर्स्ट फंक्शन क्या है? आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में परिवर्तित करना, ताकि वो आगे उसका क्या हो सके? पाचन हो सके। मतलब ये वाले जो एंजाइम्स है ये भी क्या कर सके? इसका पाचन कर सके। फिर आता है सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन है, क्या करता है? देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट। जो हम भोजन लेते हैं उसके अंदर क्या होता है? जो हम भोजन लेते हैं उसके अंदर होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और ठीक है, और भी बहुत सारे विटामिन वगैरह बहुत सारे मटेरियल होते हैं, पर मेन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर स्टार्ट होता है? हमारे मुंह के अंदर। किसके थ्रू? लार के अंदर जो एंजाइम होता है टॉयलिन, उसके थ्रू। वहीं प्रोटीन का पाचन कहाँ पर स्टार्ट होता है? हमारे इस आमाशय में जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। पर प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी स्टार्ट हो गया और प्रोटीन का पाचन भी स्टार्ट हो गया। हमारे माइंड में ये नहीं आया कि जो हमारी वसा है उसका पाचन क्यों नहीं हुआ। तो वसा का पाचन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि क्या होता है, जो क्या होता है वो बहुत बड़े-बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है? अब उसे क्या करना है? उसे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। तो जो वसा के बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, उसे क्या करना है? छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। तो जब इस पर पित्त-रस, कौन-सा रस? पित्त-रस। पित्त-रस कार्य करेगा, तो ये क्या होगा? वसा की छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित करता है। मतलब वसा का पाचन करता है। वसा की बड़ी गोलिकाओं को क्या है? वसा की गोलिका, वसा की बड़ी गोलिका, बड़ी, ठीक है। वो किसमें परिवर्तित करता है? छोटी गोलिकाओं में। वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित करता है।
तो यकृत से आने वाला रस क्या कार्य करता है? वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित करता है और साथ ही जो हमारा अम्लीय भोजन होता है उसे क्षारीय भोजन में परिवर्तित करता है। कौन सा अम्लीय भोजन? ऐसा अम्लीय भोजन जो कहाँ से आया है? हमारे आमाशय से आया है। ठीक है, तो हमने पहली ग्रंथि के बारे में तो पढ़ लिया। ठीक है, क्या है इसके कार्य पढ़ लो एक बार वापस। पित्तरस के कार्य, तो आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय रूप में परिवर्तित करना। क्या है? आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय रूप में परिवर्तित करना, ये इसका फर्स्ट फंक्शन है। इसका सेकंड फंक्शन है, यह पित्त रस वसा की बड़ी गोलिका को उनको छोटी गोलिकाओं या छोटी गोलियों में परिवर्तित करता है, जिसे इमल्सीकृत वसा कहते हैं। मतलब वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित करता है और उसे हम क्या बोलते हैं? इमल्सीकृत वसा। देखो मैंने आपको बताया ये क्या कर रहा है? वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित कर रहा है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे? इमल्सीकृत वसा। ठीक है, तो यकृत क्या करता है? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यकृत क्या करता है? पित्त रस का स्त्रवण करता है और इस पित्त रस का कार्य क्या होता है? अम्लीय भोजन को, कौन से अम्लीय भोजन को? आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में परिवर्तित करता है। साथ ही वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इमल्सीकृत वसा, ठीक है, वही है। बस वसा की जो बड़ी गोलिकाएं हैं उसे किस में परिवर्तित करना? छोटी गोलिकाओं के अंदर। ये छोटी गोलिका है। ठीक है, तो वसा की बड़ी गोलिकाओं को क्या है? वसा, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। और ये क्या होती है? हमारी इमल्सीकृत वसा। ठीक है, तो छोटी आंत के अंदर दो ग्रंथियां क्या करती है? अपने स्रवण देती है। पहली हम लोगों ने बात करी यकृत, यकृत के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। उसके सिर्फ दो ही फंक्शन है, वो स्रवण। यकृत क्या करता है? यकृत जो होता है पित्त रस का स्रवण करता है और यह पित्त रस हमारे क्या, इसके दो फंक्शन होते हैं। अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है और वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरी ग्रंथि, जिसे हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय। दूसरी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय। तो अग्नाशय क्या होता है? मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। एक बार पहले डायग्राम में देखो, ये देखो, ये क्या था? हमारा लीवर। ठीक है, और ये है हमारा अग्नाशय। ठीक है, ये लीफ शेप की दिख रही है। ये इसका हेड, बॉडी, टेल, इसके तीन पार्ट होते हैं अग्नाशय के, हेड, बॉडी, टेल। तो ये आमाशय के नीचे जो आपको ये दिख रहे हैं ना, ये क्या है? हमारी अग्नाशय या फिर पेंक्रियास। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अग्नाशय क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जब मैंने आपको ग्रंथि पढ़ाया था, तो ग्रंथि मैंने आपको बताया था, ग्रंथि दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी ग्रंथि होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि, और दूसरी बहिस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है? हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है और बहिस्रावी ग्रंथि क्या करती है? एंजाइम्स का स्रवण करती है। तो देखो, जो हमारा अग्नाशय होता है ना, अग्नाशय एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। मिश्रित मतलब बोल सकते हो मिक्स। ठीक है, देखो जैसे कोई ग्रंथि होती है या तो सिर्फ वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है या फिर वो पहले तो ऐसे मान लो कि दो ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि। या तो कोई ग्रंथि अंतःस्रावी होगी या फिर कोई ग्रंथि बहिस्रावी होगी। पर हमारा जो अग्नाशय है वो क्या होता है? दोनों होता है। मतलब उसकी जो आदि कोशिकाएं हैं वो किसकी तरह बिहेव करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह। और जो आदि कोशिका है या फिर आदि कोशिका किसकी तरह बिहेव करती है? बहिस्रावी की तरह। ठीक है, तो अग्नाशय जो होता है मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, 2 भाग होते हैं या फिर 2 प्रकार की कोशिकाएँ होती है। जो ये मैंने लीफ के जैसा मैंने ये बनाया अग्नाशय, इसमें जो आधी सेल्स होती है किसकी तरह बिहेव करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह, और जो आधी कोशिकाएँ होती है वो किसके थ्रू बिहेव करती है, बहिस्रावी ग्रंथि की तरह। ठीक है? तो मैंने जब आपको ग्रंथि पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है वो किसका स्रवण करती है, एंजाइम्स का। ठीक है? और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो किसका श्रवण करती है, हार्मोन्स का। ठीक है? तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ कि जो हमारा अग्नाशय है, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएँ होती है। जो आधी कोशिकाएँ होती है वो तो अंतःस्रावी की तरह बिहेव करती है, और जो आधी कोशिकाएँ हैं वो बहिस्रावी की तरह बिहेव करती है। ठीक है? उसमें से अब जो अंतःस्रावी की तरह बिहेव करेगी तो आपको याद होगा जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है वो किसका स्रवण करती है, हार्मोन का स्रवण करती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है, हार्मोन्स का स्रवण करती है। वहीं दूसरी तरफ बहिस्रावी ग्रंथि एंजाइम्स का स्रवण करती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो अग्नाशय है उसकी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसके हार्मोन्स की। ठीक है? अंतःस्रावी ग्रंथि ने क्या करा, हार्मोन का स्रवण किया। ठीक है? कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। ठीक है? इंसुलिन। अब इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? आप लोग देखो जनरली क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि इसको डायबिटीज़ हो गया, ठीक है? सुनते हो इसको डायबिटीज़ है, इसको शुगर है, शुगर डायबिटीज़ एक ही होता है, कोई हिंदी में बोलता है, कोई इंग्लिश में बोलता है, ठीक है? कि किस मोस्टली आप लोग देखोगे कि हर पर्सन को या फिर मान लो कि 10 में से 5 जनों को क्या है, डायबिटीज़ है, शुगर है, ठीक है? तो इनके अंदर क्या होता है, इन पेशेंट के अंदर क्या होता है, इस इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है? इस इंसुलिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कैसे? देखो क्या होता है, ये इंसुलिन क्या हो जाएगा या फिर ये हार्मोन क्या हो जाएगा उनके अंदर, कम हो जाएगा। जब ये हार्मोन उनके अंदर कम हो जाएगा, तो जो उनके ब्लड के अंदर शुगर लेवल है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये हार्मोन क्या करता है, ब्लड के या फिर रक्त के शर्करा के स्तर को कम करता है, ठीक है? इंसुलिन का कार्य क्या है? रक्त में शर्करा शर्करा के स्तर को कम कम करता है, ठीक है? कौन कम करता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, जो हमारा रक्त होता है या फिर हमारा ब्लड होता है, उसमें शर्करा के स्तर को कम करता है, ठीक है? अब क्या होगा, जब ये इंसुलिन नहीं होगा, ठीक है? जब इंसुलिन कम होगा, ठीक है? जब इंसुलिन कम होगा, कौन? इंसुलिन कम होगा, तो क्या होगा? ये काम नहीं होगा, मतलब शर्करा का स्तर जो होता है, ब्लड में कम कौन करता है? इंसुलिन करता है। अब ये नहीं होगा तो मतलब ब्लड के अंदर रक्त में शर्करा का स्तर क्या हो जाएगा? शर्करा का स्तर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ का या फिर शर्करा का स्तर ज़्यादा होना ही क्या कहलाता है? डायबिटीज़ कहलाता है, शुगर कहलाता है। शुगर क्या होता है? हमारे ब्लड के अंदर शर्करा या फिर ग्लूकोज़ का अमाउंट क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, ठीक है? फिर हमारी बॉडी क्या करती है? जनरल मैकेनिज़्म क्या होता है? ये इंसुलिन होता है। ये इंसुलिन क्या करता है? हमारे रक्त के अंदर जो शर्करा होती है, उसका क्या कर देता है? अब्ज़ॉर्प्शन करवा देता है और ब्लड के अंदर शर्करा के स्तर को कम करता है, ठीक है? बट जब ये इंसुलिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? तो इंसुलिन कम होगा या फिर सीक्रेट नहीं होगा, तो क्या होगा, शर्करा का स्तर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और रक्त के अंदर शर्करा के स्तर को ज़्यादा होने को ही हम क्या बोलते हैं, शुगर हो जाती है या फिर डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है? फिर हमें हमें जो डायबिटीज़ के अंदर गोलियाँ दी जाती है, वो गोलियाँ क्या करती है, इस रक्त में जो शर्करा का स्तर है, उसको क्या करती है, कम करती है, मतलब इंसुलिन की तरह काम करती है। तो जो अग्नाशय है उसका अंतःस्रावी भाग क्या कार्य करता है, हार्मोन का स्रवण करता है, और कौन से हार्मोन का, इंसुलिन। ये इंसुलिन जब ज्यादा इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारा शर्करा स्तर बढ़ जाता है ब्लड के अंदर और हमें क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं इसके बहिस्रावी भाग की।
अब बहिस्रावी भाग है तो मतलब किसका श्रवण करेगा? एंजाइम्स का। किसका श्रवण करेगा? एंजाइम्स का। तो ये जो होता है 3 टाइप के एंजाइम्स का श्रवण करता है। कितने टाइप का? 3 टाइप। पहला ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज और तीसरा अमाइलेज। ठीक है? कितने तरह के एंजाइम का श्रवण करता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। हमारे माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए क्या करता है? 3 तरह के एंजाइम का श्रवण करता है। कौन? अग्नाशय का जो बहिस्रावी भाग होता है वो क्या करता है? 3 प्रकार के हार्मोन या 3 प्रकार के एंजाइम्स का श्रवण करता है। और कौन-कौन से एंजाइम्स होते हैं? ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ठीक है? लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन। किसका? वसा। कौन सी वसा? इमल्सीकृत वसा। कौन सी वसा का पाचन करता है? इमल्सीकृत वसा। और इमल्सीकृत वसा का पाचन या फिर इमल्सीकृत वसा कैसे हुई? जब यकृत ने पित्त रस का स्रवण किया और उस पित्त रस ने क्या करा? वसा का इमल्सिफिकेशन किया और इसे इमल्सीकृत वसा में परिवर्तित किया। फिर उसके बाद में उस पर कौन एक्ट करता है? कौन कार्य करता है? लाइपेज। ये लाइपेज क्या करेगा? वसा का पाचन करेगा। कौन सी वसा का? इमल्सीकृत वसा का। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन। अब आप लोग बोलेंगे कि जो हमारा आमाशय है उसके अंदर भी जो पेप्सिन होता है वो भी प्रोटीन का पाचन करता है और ये छोटी आंत के अंदर जो ये रस है अग्नाशय का ये भी वो प्रोटीन का पाचन करता है। तो देखो क्या होता है कि जो बहुत हमारे भोजन के अंदर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं और बहुत सारे फैट होते हैं, वसा होती है। ठीक है? अब मान लो जितना भोजन में मतलब मान लो 100 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल? 100 मॉलिक्यूल थे किसके? प्रोटीन के। लगाओ। कितने मॉलिक्यूल थे? 100 मॉलिक्यूल थे प्रोटीन के। ठीक है? इसमें जो पेप्सिन था उसने कितने का डाइजेशन करा? किसका कितने का पाचन करा? ओनली 50 का या फिर 70 का। उसमें से जो 30 मॉलिक्यूल बचे हैं किसके? प्रोटीन के। उसका पाचन कहाँ पर होगा? 13 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। ठीक है? 13 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। उसका पाचन कहाँ पर होगा? इस छोटी आंत के अंदर। और छोटी आंत के अंदर क्या होता है? ये जो अग्नाशय है ये किसका स्रवण करेगा? ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन। ठीक है? तो आमाशय से आने वाले सारे आमाशय जो होता है सारे प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, कुछ प्रोटीन रह जाते हैं, उनका पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत के अंदर। एमाइलेज, इसी टाइप से एमाइलेज किसका पाचन करता है? शर्करा का। ठीक है? तो जो बहिस्रावी भाग है किसका? अग्नाशय का, वो क्या करता है? 3 प्रकार के एंजाइम्स का स्रवण करता है और वो एंजाइम्स कौन-कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, अमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट या फिर शर्करा का पाचन करता है और जो हमारा कौन-सा होता है एंजाइम्स? लाइपेज होता है वो क्या करता है? वसा का पाचन करता है। ठीक है? तो देखो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन का पाचन कर रहा है। फिर आता है लाइपेज, लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। फिर आता है अमाइलेज, किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है? तो हम लोगों ने माउथ पढ़ लिया। ठीक है? माउथ पढ़ लिया। दूसरा हम लोगों ने ग्रसनी पढ़ लिया। तीसरा हम लोगों ने आमाशय पढ़ लिया। हम पढ़ रहे थे चौथा पॉइंट छोटी आंत। उसमें हम लोगों को पता चला कि जो 2 ग्रंथियां होती है ए और बी, ये भी अपने सीक्रेशन देती है। ठीक है? तो ये कौन-कौन सी सीक्रेशन देती है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो यकृत ने क्या करा? यहाँ पर क्या डाल दिया? पितरस। क्या भेजा? पितरस। वहीं इसने क्या भेजा? इसने इंसुलिन भेजा। ठीक है? ट्रिप्सिन भेजा, लाइपेज भेजा, अमाइलेज भेजा। ठीक है? कहाँ पर भेजे? छोटी आंत के अंदर। अब ये सब मिलकर क्या करेंगे? भोजन का पाचन करेंगे। ठीक है? तो
यकृत और अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय क्या होता है? मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। मतलब उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएँ होती है, आदि कोशिकाएँ तो अंतःस्रावी होती है, आदि कोशिकाएँ बहिःस्रावी होती है। जो अंतःस्रावी कोशिका है वो हार्मोन का स्रवण करती है, वहीं दूसरी तरफ जो बहिःस्रावी कोशिका है वो किसका स्रवण करती है? एंजाइम्स का। अंतःस्रावी कोशिका किसका स्रवण करती है? इंसुलिन का। और ये इंसुलिन क्या करता है? हमारे रक्त के अंदर शर्करा के स्तर को कम करता है। पर जब ये इंसुलिन नहीं होगा या फिर इंसुलिन की मात्रा कम होगी, तो हमारे रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा और उसे हम क्या बोलेंगे? डायबिटीज़। वहीं दूसरी तरफ जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है अग्नाशय की, वो क्या बनाती है? एंजाइम्स बनाती है, ट्रिप्सिन, लाइपेज़ और अमाइलेज़। तो ये तीनों क्या करते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का पाचन करते हैं। ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है? भोजन का सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन का मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पर होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। तो भोजन का सबसे अधिक पाचन किसमें होता है? छोटी आंत में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग? छोटी आंत। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग? इलियम। भोजन का अधिकांश पाचन या फिर मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पर होता है? तो हमारी छोटी आंत के अंदर क्या होता है? अधिकांश पाचन होता है। ठीक है? अब आती है, अब पाचन तो हो गया, ठीक है? तो मैक्सिमम पाचन कहाँ पर हुआ? छोटी आंत के अंदर हुआ। देखो, क्या हुआ? भोजन माउथ में उसका पाचन हुआ, दूसरा ग्रसनी से आमाशय में हुआ, आमाशय से आने के बाद यहाँ पर हुआ, ठीक है? यहाँ पर किसने किया? प्रोटीन, ट्रिप्सिन, ठीक है? ट्रिप्सिन और अमाइलेज, लाइपेज ने क्या करा? मान लो प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, मतलब हमारा जो कंप्लीट भोजन था उसका पाचन हो गया, ठीक है? अब क्या होगा? उस भोजन को कहाँ पर जाना है? कोशिकाओं के अंदर जाना है। मतलब उसका क्या होगा? अवशोषण होगा। ठीक है? अब क्या होगा उसका? अवशोषण। तो जो हमारी छोटी आंत है ना, मैंने आपको बताया था ऐसे कॉइल पार्ट है छोटी आंत। इस छोटी आंत के अंदर क्या होती है? उंगलीनुमा। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर अनेक उंगलीनुमा प्रवर्ध अनेक उंगलीनुमा प्रवर्ध उपस्थित होते हैं, जिसे विलाय कहते हैं। यह अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल बढ़ाती है। मतलब क्या बोल रहा है? ये जो छोटी आंत है इसकी आंतरिक सतह पर उंगलीनुमा, मतलब ऐसे फिंगर शेप ऐसी संरचना होती है। जब इसे जूम करेंगे तो ऐसे दिखेगा। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उंगलीनुमा प्रवर्ध होते हैं, ठीक है? इन प्रवर्ध को क्या बोलते हैं हम? विलायी। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि विलायी कहाँ पर उपस्थित होती है, तो छोटी आंत के अंदर जो उंगलीनुमा प्रवर्ध होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विलायी बोलते हैं। अब ये विलायी क्या करती है? देखो, पहले तो इतना याद रखो कि छोटी आंत के अंदर क्या होता है? छोटी आंत के अंदर क्या होता है? भोजन का सबसे अधिक डाइजेशन होता है, ठीक है? मोस्टली 90% डाइजेशन जो होता है कहाँ पर कंप्लीट हो जाता है? छोटी आंत के अंदर। अब वो भोजन पच गया, अब क्या होगा? उस भोजन का अवशोषण। तो आप लोग याद करो, मैंने आप लोगों को बताया है अवशोषण क्या होता है? पचित भोजन का विभिन्न अंगों तक या फिर जिस भी अंग में ज़रूरत है तक उसका स्थानांतरण। मतलब आप भोजन पच गया और वो कहाँ पर है? छोटी आंत के अंदर। अब भोजन को छोटी आंत से कोशिका में जाना है। मान लो ब्रेन की कोशिकाओं में जाना है, तो वो किसके थ्रू जाएगा? अवशोषण के थ्रू। तो छोटी आंत की आंतरिक सतह पर क्या होते हैं? उंगलीनुमा प्रवर्ध होते हैं, इसे हमने बोल दिया विलायी। ठीक है? क्या बोला? विलायी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे विलायी की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है? ये क्या है? ये विलायी है। ये क्या है? विलायी है। और ये क्या है? फूड मॉलिक्यूल, जो यहाँ पर क्या होगा? इसका अवशोषण होगा। विलायी की ज़रूरत क्यों पड़ी? कि भाई छोटी आंत की सतह नॉर्मल प्लेन भी तो हो सकती थी, ठीक है? सतह जो होती है उसकी, विलायी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या होता है ना, क्या होगा? इसमें अब्ज़ॉर्प्शन यहाँ से हो सकता है, ठीक है? मान लो ये है, ठीक है? देखो, ये 2 सेम लेंथ है इनकी, ठीक है? ठीक है? यहाँ पर अब्ज़ॉर्प्शन होगा, मतलब यहाँ पर जितना भोजन होगा
वो भोजन कहाँ पर जाएगा? इधर। यही क्या होगा? अवशोषण। अब क्या होगा? इसको अगर हमने ऐसे कर दिया, ऐसे, 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 तो इसकी हाइट क्या हो गई? कम हो गई। अब अवशोषण जो होता है वो यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है? ये भोजन है। भोजन इसमें यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है, ठीक है? तो जो अवशोषण है या फिर भोजन का जो अवशोषण है सरफेस के थ्रू वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। किसके थ्रू? विलय को। नॉर्मल जब ऐसा होगा तो जो अवशोषण होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया क्या है? कम है। परंतु जब ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसे हम जब खोलेंगे तो ये इतना बड़ा होगा और ये क्या करेगा? अवशोषण अब इतना बड़ा होगा तो ये क्या करेगा? जगह घेरेगा। तो हम क्या करते हैं? हम इसे फोल्ड करके रख देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम हमारे घर के अंदर नल का पाइप होता है, ठीक है? जब हम पानी भरते हैं तब हम उसे पूरा स्ट्रेट कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है? मान लो ये क्या है? नल का पाइप है, ठीक है? जब हम इसे पानी भरेंगे तब क्या हो गया? ये बहुत लंबा हो गया, ठीक है? पर जब ये हमारे किसी काम का नहीं है तो हम इसे गोल-गोल कर के गोल-गोल घुमा के साइड में रख देते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब हम इसे लंबा रखेंगे तो ये ज़्यादा जगह लेगेगा, ज़्यादा जगह घेरेगा, ठीक है? सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? तो वहीं क्या होता है जो ये क्या होता है, इसकी सतह पर क्या होते हैं? उँगलीनुमा प्रवर्ध होते हैं। ये प्रवर्ध क्या करते हैं? जिसे हम बोलते हैं विलायी और ये विलायी क्या करता है? अवशोषण को बढ़ाता है। किसके थ्रू? सतही क्षेत्रफल के थ्रू। सतही क्षेत्रफल के थ्रू अवशोषण को बढ़ाता है। कौन? विलायी। तो याद रखना कि छोटी आंत के अंदर क्या होती है? विलायी प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है? अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल को इंक्रीज करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का अवशोषण हो और जहाँ पर उसकी ज़रूरत है वो वहाँ पर चला जाए। ठीक है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि 2 जो हम बोल सकते हैं 2 ग्लैंड होती है या फिर 2 ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं? अपने स्रवण देते हैं। पहला हो गया यकृत, दूसरा हो गया पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया कि भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत के अंदर होता है, ठीक है? फिर उसका क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा। और फिर जब मैंने आपको छोटी आंत पढ़ाया था स्टार्टिंग के अंदर तो मैं आपको बता रही थी कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, ठीक है? पहला भाग डुडोनियम, दूसरा जुजोनियम और तीसरा इलियम। तो पहला भाग डुडोनियम, जुजोनियम और इलियम। तो छोटी आंत के कितने भाग हैं टोटल? 3 भाग, डुडोनियम, जुजोनियम और इलियम। तो जो डुडोनियम होता है, छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। कौन सा भाग होता है? प्रथम भाग। वहीं दूसरी तरफ जुजोनियम जो होता है छोटी आंत का मध्यम भाग होता है और इलियम जो होता है छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। तो छोटी आंत की टोटल 3 भाग होते हैं, डुडोनियम, जुजोनियम और इलियम। अब हमारा भोजन कहाँ पर आ गया? छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर क्या होगा? यकृत और अग्नाशय भी अपने स्रवण दे देंगे, ठीक है? और ये तीनों भी मिलकर क्या करेंगे? छोटी आंत में भोजन का पाचन करेंगे, ठीक है? तो डुडोनियम में क्या होता है? डुडोनियम यह इसका प्रथम भाग होता है। किसका प्रथम भाग होता है? छोटी आंत का, ठीक है? सेकंड आता है जुजोनियम। यह छोटी आंत का मध्यम भाग होता है। कौन सा भाग होता है? मध्यम भाग। किसका? छोटी आंत का। फिर आता है इलियम। यह इसका अंतिम भाग होता है। किसका अंतिम भाग? छोटी आंत का अंतिम भाग। तो आपसे पूछे कि छोटी आंत का अंतिम भाग कौन सा है? इलियम। यह छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अगर हमसे पूछे कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आप बोलेंगे छोटी आंत। पर आपसे पूछे कि छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो वो है हमारा इलियम। तो ये छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है। ठीक है? फिर आता है भोजन का अधिकांश पाचन इसी भाग में होता है। ये बोल रहा है कि भोजन का मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पर होता है, मैक्सिमम पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत के अंदर होता है।
क्यों? छोटी आंत के अंदर क्या होता है, एक तो छोटी आंत खुद अपने एंजाइम्स देती है, ठीक है? उसके बाद में यकृत और अग्नाशय भी अपने स्रवण देते हैं। तो 3-3 जनों के जब स्रवण मिलेंगे तो भोजन का मैक्सिमम पाचन कहाँ पर होगा? हमारे इस छोटी आंत के जो इलियम हिस्सा है उसके अंदर। फिर आता है इसका अंतिम सिरा बड़ी आंत में खुलता है। जो छोटी आंत है उसका अंतिम सिरा कहाँ पर ओपन होता है? बड़ी आंत का। तो मैंने आपको बताया ना कि छोटी आंत के या फिर हम सॉरी आहार नाल के कितने भाग होते हैं टोटल? 6 भाग। पहला हो गया मुख। मुख कहाँ पर खुलता है? दूसरे भाग में ग्रसनी। ठीक है? फिर आता है आमाशय। तीसरा भाग आमाशय। ठीक है? तो पहला भाग किसमें खुला? ग्रसनी में। ग्रसनी किसमें खुली? आमाशय में। आमाशय किसमें ओपन हुआ? पहला भाग क्या था? मुख। मुख किसमें ओपन होता है? ग्रसनी में। ग्रसनी से कहाँ पर जाता है भोजन? आमाशय में। और आमाशय किसमें ओपन होता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत किसमें ओपन होगी? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में। ठीक है? और बड़ी आंत किसमें ओपन होगी? गुदा द्वार या फिर एनस में। तो याद रखना छोटी आंत का जो इलियम भाग होता है वो किसमें ओपन होता है? बड़ी आंत के अंदर। ये इसका अंतिम भाग होता है और किसमें ओपन होता है? बड़ी आंत में। तो इलियम क्या होता है? छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है और सबसे लंबा भाग होता है। फिर क्या होता है? मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पर होता है? इसी भाग में होता है और ये इसका अंतिम भाग होता है। किसका अंतिम भाग होता है? छोटी आंत का। ठीक है? तो छोटी आंत के अंदर क्या होता है? छोटी आंत क्या होता है? सबसे लंबा भाग होती है और कुंडलित होती है। इसके 3 भाग होते हैं डुडोनियम, जुजोनियम, इलियम। डुडोनियम इसका प्रथम भाग होता है, जुजोनियम इसका मध्यम भाग होता है और इलियम इसका अंतिम भाग होता है। और इलियम जो होता है इसका सबसे बड़ा भाग होता है और कहाँ पर ओपन होता है? बड़ी आंत के अंदर। ठीक है? और फिर हम लोगों ने पढ़ा था यकृत और अग्नाशय के बारे में कि यकृत और अग्नाशय भी क्या करते हैं? अपने स्रवण कहाँ पर दे देते हैं? इस छोटी आंत के अंदर दे देते हैं। ठीक है? फिर अभी मैंने आपको बताया कि इलियम छोटी आंत का इलियम भाग जो होता है किसमें ओपन होता है? बड़ी आंत के अंदर। ठीक है? तो ये क्या है हमारी बड़ी आंत। ये पूरा डायग्राम हमारा बड़ी आंत का क्या है? बड़ी आंत। ठीक है? बड़ी आंत क्या करती है? बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। मतलब कुछ ऐसा भोजन भी होता है, अब ऐसा नहीं होता कि मान लो कि हमने 100% मतलब मान लो कि हमने क्या खाया, मान सकते हो 2 रोटी खाई, ठीक है? या फिर ऐसे बोलो जितना भी हमने भोजन लिया, वो सारा का सारा उसका क्या हो? पाचन हो। कुछ ऐसा भोजन भी होता है जिसका पाचन नहीं होता है, ठीक है? तो कौन-सा भोजन? बिना पचा हुआ भोजन, ऐसा भोजन जिसका पाचन नहीं हुआ है, ठीक है? बिना इसको करो बिना पचा हुआ भोजन अपनी ब बिना बचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। तो ये लाइन क्या बोल रही है? ऐसा भोजन जो पचा नहीं है, वह भोजन छोटी आंत से कहाँ पर भेज दिया जाता है? बड़ी आंत के अंदर। ठीक है? तो ऐसा भोजन जिसका पचा पाचन नहीं हुआ है, वो कहाँ पर भेज दिया जाता है? छोटी आंत के अंदर। ठीक है? बड़ी आंत में सॉरी ऐसा भोजन जिसका पाचन नहीं हुआ है, वो कहाँ पर भेज दिया जाता है? बड़ी आंत के अंदर। फिर आता है बड़ी आंत में दीर्घरोम उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? दीर्घरोम। वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को। अगर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन छोटी आंत के अंदर है, तो हम क्या बोलते हैं? इसे विलाई बोलते हैं। और जब बड़ी आंत के अंदर है, तब हम इसे क्या बोलते हैं? दीर्घरोम। बड़ी आंत में दीर्घरोम उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं। मैंने आपको बताया छोटी आंत के अंदर क्या प्रेजेंट है? विलाई। और बड़ी आंत में क्या है? दीर्घरोम। छोटी आंत के अंदर जो विलाई है वो किसका अवशोषण कर रहे हैं? भोजन का। वहीं दूसरी तरफ बड़ी आंत के अंदर जो दीर्घरोम है वो किसका अवशोषण कर रहे हैं? जल का। मतलब इस बड़ी आंत के अंदर जो अपचित भोजन है, इस भोजन के अंदर क्या है? जल भी है। और उस जल को क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। किसको? जल को, वाटर को। कौन निकाल रहा है?
जो बड़ी आंत के अंदर दीर्घ रोम उपस्थित है, ये दीर्घ रोम क्या कर रहे हैं, इस जल को कहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, बड़ी आंत के अंदर से। ठीक है, तो बड़ी आंत क्या करती है, बड़ी आंत क्या होता है, बड़ी आंत के अंदर दीर्घ रोम उपस्थित होते हैं। यह दीर्घ रोम क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं और ऐसा भोजन जिसका पाचन नहीं हुआ है, किसमें, छोटी आंत के अंदर, अपचा भोजन, अपचित भोजन कहाँ पर आ जाता है, बड़ी आंत के अंदर। ये भोजन आ गया बड़ी आंत के अंदर। ठीक है, अब इस भोजन में से क्या निकाल लिया जाएगा, वाटर। ठीक है, इस भोजन में से अब क्या निकाल लेंगे, वाटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब इसमें से वाटर निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तब इसमें से और वाटर निकाल लिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये तो पूरी बड़ी आंत है। फिर उसके बाद में यहाँ पर पहुंचता है। ठीक है, यहाँ तक पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ से सीकम, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग, सीकम, कोलोन, रेक्टम। ठीक है, तो छोटी आंत की, सॉरी बड़ी आंत के, तो बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, उसी प्रकार बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कौन कौन से, सीकम, कोलोन, रेक्टम या फिर मलाशय। ठीक है, ये क्या होता है, सीकम, कोलोन, रेक्टम। ठीक है, या फिर बोल सकते हो यहाँ पर मलाशय या फिर रेक्टम। ठीक है, तो थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, और क्या होता है, उंगली जैसी संरचना उपस्थित होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक उंगली जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। ये क्या होता है, अवशेषीय अंग होता है, विस्टल ऑर्गन। ठीक है, तो अपेंडिक्स क्या होता है, इसका हमारी बॉडी के अंदर कोई भी काम नहीं है, मतलब ये अवशेषीय है। ठीक है, तो ये अवशेषीय अंग है, इसका हमारे शरीर के अंदर कोई भी कार्य नहीं है। पहले किसी जमाने में, बहुत सालों पुराने, ये क्या करता था, वर्क करता था, बट धीरे धीरे क्या हुआ, इसका काम कम हो गया और ये यूज में नहीं आता है, तो ये क्या बन गया, वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, तो इसका कोई भी कार्य नहीं है, बस एक फिंगर लाइक या फिर उंगली जैसी संरचना होती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। इसका कोई भी काम नहीं है, अगर ये हमारी बॉडी में नहीं भी होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो इसके अंदर क्या फंस जाता है, खाना फंस जाता है। तो इसके अंदर क्या फंस गया, खाना फंस गया, तो ये क्या होता है, दर्द करता है। ठीक है, और बोलते हैं ना, मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो उस ऑपरेशन में क्या कर दिया जाता है, इसे काट दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, अगर हम इसे काट भी देंगे तो ये हमारे लिए कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर कोई भी कार्य में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब बोला जाए कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया है, तो मतलब नॉर्मली तो ये अपेंडिक्स होती है। ठीक है, इसमें जब फूड फंस जाता है तो ये पेन करती है, दर्द करती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, अपेंडिकाइटिस हो जाता है, और फिर क्या होता है, मोस्टली तो इसे क्या कर दिया जाता है, ऑपरेशन करके रिमूव कर दी जाती है। ठीक है, तो बड़ी आंत क्या होती है, ऐसा भोजन जिसका पाचन नहीं हुआ है, वो भोजन कहाँ पर आ जाता है, बड़ी आंत में। फिर बड़ी आंत के अंदर उस भोजन से क्या कर दिया जाता है, जल का अवशोषण कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद में उसे मलाशय में स्रवित, मतलब मलाशय में उसका संग्रहण किया जाता है। रेक्टम के अंदर या फिर मलाशय में उस भोजन का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसमें क्या कराएगा, वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा, जल का अवशोषण होगा। उसके बाद में उस भोजन को यहाँ पर स्टोरेज कर लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये उंगलीनुमा प्रवर्ध होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। तो हम लोगों ने कितने पार्ट पढ़ लिए छोटी आंत के, सॉरी आहार नाल के, 6 भाग। 6 में से हम लोगों ने 5 भाग उसके कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, पहला माउथ, माउथ हमने कंप्लीट कर लिया। माउथ के अंदर हम लोगों ने पढ़ा जीभ के बारे में, दांत के बारे में और लार ग्रंथि के बारे में। फिर हम लोगों ने पढ़ा आहार नाल का दूसरा भाग, ग्रसनी। ठीक है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया कि ये क्या करती है, भोजन को मुख से आमाशय तक ट्रांसफर करने का फंक्शन करती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा आहार नाल का तीसरा भाग, कौन सा, आमाशय। ठीक है, आमाशय के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। आमाशय क्या करता है, वो एंजाइम्स देता है और भोजन का पाचन करता है। फिर भोजन आमाशय से कहाँ पर जाता है, छोटी आंत के अंदर।
छोटी आंत में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, वो उसका पाचन करते हैं। परंतु क्या होता है, 2 ग्रंथियाँ होती हैं, यकृत और अग्नाशय। वो बोलते हैं कि हम भी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, उससे क्या होगा, तुम्हारा जो पाचन होगा वो आसान हो जाएगा। तो वो अपने रस का स्रवण करती है। अग्नाशय जो होता है वो हार्मोन्स एंड सीक्रेट सॉरी अग्नाशय जो होता है इंसुलिन हार्मोन से स्रावित करता है। और क्या स्रावित करता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। और जो हमारा यकृत होता है पित्त रस का स्रवण करता है। और फिर उस भोजन का क्या होगा, पाचन होगा। उसके बाद में वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, उसका अवशोषण हो जाएगा, वहाँ से वो अब्ज़ॉर्ब होकर बॉडी के अंदर भेज दिया जाएगा, ठीक है? वहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट भोजन का डाइजेशन नहीं होगा, सारे भोजन का पाचन नहीं होगा। तो क्या होता है, कुछ भोजन जो पाचन नहीं हुआ है, वो बड़ी आंत में आ जाता है और उससे क्या कर लिया जाता है बड़ी आंत में, फिर उससे जल का अवशोषण और वो धीरे-धीरे ड्राई होता है। फिर उसके बाद में उसे कहाँ पर स्टोरेज किया जाता है, रेक्टम के अंदर उसको स्टोरेज किया जाता है, ठीक है? और पर्टिकुलर टाइम पे उसे बॉडी से एग्ज़िट कर दिया जाता है, ठीक है? तो हम लोगों ने 5 टॉपिक तो पढ़ लिए कि आहार नाल के जो 5 भाग थे वो लोग हमने पढ़ लिए। पहला मुख, ग्रसनी, आमाशय और छोटी आंत और बड़ी आंत। अब हमें पढ़ना है आहार नाल का अंतिम भाग। कौन-सा है? गुदा द्वार। मैंने आपको बताया कि जो ऐसा भोजन जो क्या जिसका पाचन नहीं हुआ है, वो कहाँ पर आता है? बड़ी आंत के अंदर आता है। फिर उसके बाद में उसमें क्या निकाल लिया जाता है? उसके अंदर से उसमें से जल निकाल लेते हैं। धीरे-धीरे क्या ले लेते हैं उसमें से? जल ले लेते हैं। ठीक है? अब हमने उसमें से क्या ले लिया? जल ले लिया। वो धीरे-धीरे से सेमी सॉलिड सा हुआ और वो कहाँ पर स्टोरेज हुआ उसका? रेक्टम के अंदर, ठीक है? पर्टिकुलर टाइम पर उसे किसके थ्रू क्या होता है? गुदा द्वार, अपचित भोजन या फिर बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। मतलब रेक्टम में जो भोजन स्टोर मतलब रेक्टम के अंदर जो अपचित भोजन है, उसे क्या करना, बाहर निकाल देना। किसके थ्रू? गुदाद्वार के थ्रू, ठीक है? तो गुदाद्वार क्या करता है, इस अपचित भोजन को जो कहाँ पर स्टोरेज है, हमारे रेक्टम के अंदर स्टोर है, उसे क्या करना, बॉडी से बाहर निकालना। किसके थ्रू निकालते हैं? गुदाद्वार के थ्रू, ठीक है? तो आहार नाल का अंतिम भाग क्या करता है? अपचित भोजन को शरीर के बाहर निकालना, ठीक है? ये कार्य कौन करता है? गुदाद्वार, ठीक है? तो आहार नाल का जो 6th पार्ट है उसका 6 भाग है, उसका एक ही कार्य है कि अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना, ठीक है? किसके थ्रू? गुदाद्वार के थ्रू, ठीक है? तो आहार नाल के सारे 6 भाग जो होते हैं कंप्लीट होते हैं, ठीक है? आप लोगों को मैं एक बार वापस बताती हूँ। आहार नाल के फर्स्ट भाग है हमारा माउथ। इस माउथ में हम लोगों ने पढ़ा दाँत। क्या पढ़ा? दाँत। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा जीभ। ठीक है? थर्ड हम लोगों ने पढ़ा लार, ठीक है? जो दाँत क्या कर रहे थे? भोजन को चबा रहे थे, छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे थे। वहीं जीभ क्या कर रही थी? स्वाद का पता लगा रही थी, ठीक है? और भोजन को इस लार से मिलाने में मदद कर रही थी, ठीक है? फिर क्या हुआ, लार में भी क्या था? एमाइलेज या फिर एंजाइम था, कौन-सा? टायलिन। ये टाइलिन क्या कर रहा था? किसका पाचन कर रहा था? शर्करा का। ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा माउथ के बारे में। माउथ में थे दाँत, जीभ और लार। ठीक है? दाँत क्या कर रहे थे? भोजन को चबाने का कार्य, चबाने। वहीं दूसरी तरफ जीभ क्या कर रही थी? स्वाद का, स्वाद का पता लगा रही थी। ठीक है? फिर आता है ग्रसनी। ये ग्रसनी क्या कर रही थी? भोजन को कहाँ पर भेज रही थी? आमाशय में। तो मुख वाले भोजन को कहाँ पर भेज रही थी? आमाशय के अंदर, ठीक है? फिर हम लोगों ने पढ़ा तीसरा भाग आमाशय। आमाशय में हम लोगों ने पढ़ा, आमाशय में क्या होता है? जठर रस होता है। क्या होता है? जठर ग्रंथियाँ होती है, वो क्या करती है? जठर रस का स्रवण करती है। ये जठर रस क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन पाचन। साथ में HCl होता है, जो क्या देता है? एसिडिक मीडियम। और क्या होती है? श्लेष्मा।
ये क्या करती है, इस HCl से इसकी रक्षा करती है, ठीक है। तो भोजन सबसे पहले कहाँ गया, मुंह में गया, मुंह में दांत ने उसे चबाया, जीभ ने स्वाद का पता लगाया और लार ने क्या करा, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट थी, शर्करा थी, उसका पाचन स्टार्ट किया। फिर भोजन कहाँ पर गया, ग्रसनी में। तो ग्रसनी ने क्या करा, जो मुंह में सारा भोजन था, उस भोजन को कहाँ पर भेज दिया, आमाशय में। आमाशय में उसमें क्या था, जठर रस था, ठीक है। इस आमाशय में जो जठर रस था, उस जठर रस ने क्या करा, प्रोटीन का पाचन करा, ठीक है। उसके बाद में वो भोजन कहाँ पर गया, हमारी छोटी आंत में। इस छोटी आंत में, इस छोटी आंत के अंदर क्या हुआ, जो ये हमारा यकृत था और जो हमारा अग्नाशय था, इन्होंने भी अपने एंजाइम्स दे दिए और भोजन का क्या हुआ, पाचन हुआ। यकृत ने क्या करा, यकृत रस का स्रवण किया और अग्नाशय ने क्या करा, हार्मोन का स्रवण करा, एंजाइम्स का स्रवण करा, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज का। और भोजन का सारा डाइजेशन जो होता है, वो छोटी आंत के अंदर क्या हुआ, सबसे सबसे ज्यादा पाचन, ठीक है। सबसे ज्यादा पाचन, सारे भोजन का पाचन हो गया। उसके बाद में यहाँ से भोजन कहाँ पर चला गया, बॉडी के अंदर चला गया अवशोषण के थ्रू। अवशोषण के लिए क्या प्रेजेंट होता है, विलाई प्रेजेंट होती है, किसमें, छोटी आंत में। वहीं दूसरी तरफ अवशोषण के लिए बड़ी आंत में क्या उपस्थित होती है, दीर्घ रोम। फिर भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब आया कि ऐसा भोजन जिसका पाचन नहीं हुआ है या फिर हमारे शरीर में उसका कोई भी कार्य नहीं है, वो क्या करता है, वो कहाँ जाता है, इस बड़ी आंत में जाता है, ठीक है। इस बड़ी आंत में कहाँ पर जाएगा, बड़ी आंत में। उसमें से जल निकाल लिया जाता है, किसके थ्रू, किसके द्वारा, दीर्घ रोम के द्वारा। और वो भोजन कहाँ पर स्टोरेज किया जाता है, मलाशय के अंदर स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में टाइम आने पर एनएस के थ्रू या फिर हम बोल सकते हैं गुदाद्वार के थ्रू वो भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, अपचित भोजन। तो ये था हमारा मनुष्य के अंदर पोषण। भोजन को मुंह में रखा, अंतर्ग्रहण, यहाँ से यहाँ तक उसका पाचन हुआ, उसके बाद में उसका अवशोषण हुआ छोटी आंत के अंदर ही, और बड़ी आंत के अंदर उसका क्या हुआ, और उसमें भी अवशोषण हुआ जल का, और एनएस के थ्रू उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया गया, उसका बहिर्क्षेपण हो गया, उसका उत्सर्जन हो गया, ठीक है। तो इसमें भी हमने 5 स्टेप पढ़े कि भोजन को मुख्य अंदर रखा, उसका पाचन हुआ, उसका अवशोषण हुआ, उससे एनर्जी ली, ठीक है। एनर्जी वाला स्टेप नहीं पढ़ा हमने, उससे एनर्जी ली और फिर क्या करा, उसे बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया, ठीक है। ऐसा भोजन जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया ना कि मनुष्य के अंदर पाचन कैसे होता है। कुछ ही नहीं है, मनुष्य में पाचन 6 मतलब आहार नाल में होता है और आहार नाल के 6 भाग होते हैं। मुंह में क्या होते हैं, अब अपने आप को अज्यूम करते जाइएगा। दांत होते हैं, जीभ होती है और क्या होती है, लार होती है या फिर थूक होता है। फिर भोजन ग्रसनी के थ्रू कहाँ जाता है, हमारे पेट में जाता है। पेट में पाचन होता है उसका, उसके बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में, और अपचित भोजन एनएस के थ्रू या फिर गुदाद्वार के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा मनुष्य के अंदर पाचन या फिर आप बोल सकते हो पोषण, कि मनुष्य में पोषण या फिर पाचन किस प्रकार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।